बहुत ज़्यादा काम कर नहीं रहा है। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में भी बहुत ज़्यादा फायदा इससे हुआ नहीं। पिछली बार भी ऐसे ही बैठाया गया था डिप्टी सीएम की कुर्सी पर, जिस तरीके से तारकेश्वर प्रसाद या फिर जो रेणु देवी जाती है सिर्फ उन्हीं पर बुलडोजर चलता है या फिर उन्हीं के घरों पर चलता है। जो भी मतलब भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट जो भी काम करते हैं, अपराधी तबके के व्यक्ति हैं, उन पर वो बुलडोजर चलाते हैं। इसमें ना तो वो अगड़ा देखते, ना पिछड़ा देखते, ना मुस्लिम, ना कुछ भी देखते हैं। सबको मिला करके देखते हैं कि भाई कौन अपराधी छवि का है, कौन अच्छा काम नहीं कर रहा है। उधर पिछले कई सालों से ये राशि नहीं मिल रहा था, कम राशि था। 59,000 करोड़ रुपए की राशि बहुत बड़ी रकम होती है। और इसके अलावा 11,500 करोड़ रुपए जो है बाढ़ से निपटने के लिए दिया गया है, और ये एक बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो महाबोधि, तो उन्होंने कहा कि बड़ा ताज्जुब की बात है कि ममता बनर्जी के हाथों में माइक का बटन रहता है, बोलने हम लोग नहीं दे रहे हैं। ममता बनर्जी को ही सब कुछ निर्धारित करना है कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि वो लोग कुछ बात ही नहीं करना चाहते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये भारत लाइव का विशेष कार्यक्रम रातों रात है, जहां बिहार की राजनीति में रातों रात हुए इन बड़े घटना के बारे में आज सुबह सवेरे हम चर्चा करने बैठे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रत्नेश मौजूद हैं। रत्नेश, बिहार में दोनों डिप्टी सीएम की कुर्सी जाने वाली है क्या, दोनों डिप्टी सीएम की? देखिए, बिल्कुल दोनों डिप्टी सीएम की जाने वाली है, इसलिए कि नीतीश कुमार नहीं चाहते कि दो डिप्टी सीएम और ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के दोनों डिप्टी सीएम हों। ऐसी नीतीश कुमार संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि जो मतलब होता है ना कि सामंजस्य बैठाना, दोनों डिप्टी सीएम से नीतीश कुमार का सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। इस वजह से आपको याद होगा कि पिछले 3 दिनों से लगातार हम इस बात को बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ साथ जो चर्चाएं चल रही हैं, इन चर्चाओं के बीच में सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी उनकी चली गई। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी जाने के बाद जो सम्राट चौधरी को एक बड़ा डर था कि मेरी डिप्टी सीएम की कुर्सी खतरे में है। डिप्टी सीएम की कुर्सी विजय सिन्हा की भी खतरे में है, इसलिए कि भूमिहार समाज से वो आते हैं, और भूमिहार एक अगड़ा और एक पिछड़ा से मतलब कॉन्सेप्ट बीजेपी का यही था कि एक अगड़ा एक पिछड़ा जो है वो बैठाया जाए वोट बैंक साधने के लिए। जो जातीय समीकरण है, उस जातीय समीकरण के आधार पर दोनों डिप्टी सीएम को बैठाया गया है। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा काम कर नहीं रहा है। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में भी बहुत ज़्यादा फायदा इससे हुआ नहीं। पिछली बार भी ऐसे ही बैठाया गया था डिप्टी सीएम की कुर्सी पर, जिस तरीके से तारकेश्वर प्रसाद या फिर जो रेणु देवी थी इनको बैठाया गया था, तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ नहीं। इस बार भी कुछ खास फायदा हो नहीं रहा है। सम्राट चौधरी भी कुछ ज़्यादा वोट बैंक नहीं साध पाए। नहीं, बिल्कुल, अगर बहुत ज़्यादा वोट बैंक साधते तो लॉकुश समीकरण शायद शाहाबाद की 6 सीटों को बचा सकती थी, लेकिन शाहाबाद की 6 सीटों पर जहां लॉकुश समीकरण ने बड़ा डैमेज किया है, राजपूत समाज भी काफ़ी नाराज थे। तो आपने देखा होगा कि दोनों डिप्टी सीएम को लेकर के जहां भारतीय जनता पार्टी सोच विचार कर रही है कि जिन राज्यों में हमारे 2 डिप्टी सीएम हैं उनमें से एक को कम कर दिया जाए, जो बाकी हमारे गठबंधन में हैं, जो एक बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में जो हैं, उनमें से किसी एक को बैठाया जाए ताकि सामंजस्य बना रहे। जो वोट बैंक छिटक गया था वो वोट बैंक हमारे पास आ जाए। वही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। उत्तर प्रदेश में भी संगठन में बहुत लड़ाई चल रहा है। डिप्टी सीएम की कुर्सी वहाँ पर दोनों की जो है, जो दोनों डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, इनके नाम की चर्चा है, तो दोनों हट सकते हैं। ये दोनों का ना 2 कुनबा हो गया है। दोनों के बीच में लड़ाई इस वजह से हो रही है। एक कुनबा जो है केशव प्रसाद मौर्य का है, दूसरा ब्रजेश पाठक का है। केशव प्रसाद मौर्य सीएम की रेस में थे। आपको याद होगा कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ की चर्चा जब चल रही थी, शिकायत करने दिल्ली पहुंचे थे जेपी नड्डा। बिल्कुल, ये योगी आदित्यनाथ की शिकायत करने के लिए वो पहुंचे हुए थे तब। लेकिन देखिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ, देखिए भारतीय जनता पार्टी मतलब संघ, जो आरएसएस का संघ है, और संघ जो कहेगा भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उस पर रणनीति पर काम करेगी। मोदी को भी लाना संघ की ही एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि इस चुनाव में हमने देखा कि संघ से बहुत ज़्यादा बीजेपी को बना नहीं। जेपी नड्डा के बयान से संघ काफ़ी नाराज हो गया था। उन्होंने कहा कि हमें संघ की अब ज़रूरत नहीं है, हम अकेले ही चुनाव लड़ जाएंगे, हम अकेले ही सब कुछ कर लेंगे। इस वजह से संघ ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, और इस वजह से मुझे लगता है कि यूपी के कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को डैमेज होना पड़ा था। और इस वजह से
आपने देखा होगा कि अब जो है लड़ाई छिड़ गया है कि भाई सीएम काम नहीं करते हैं, सीएम लगातार बुलडोजर चलवाते हैं, जिस वजह से एक बड़ा वोट बैंक छिटक गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के कड़क इस आदेश की वजह से बहुत सारे गरीब परिवार जो हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है बहुत ज़्यादा, मतलब आप देखिए यूपी का क्या स्थिति है। यूपी में जहाँ पर हिंदुत्व की बात सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं, एक नाराजगी वो देखिए आपको याद होगा कि कई जो स्वर्ण समाज से आने वाले कई जो अपराधी तबके के लोग थे उनको भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने खत्म किया है। ऐसा नहीं है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय या मुस्लिम समुदाय की बातचीत की जाती है सिर्फ उन्हीं पर बुलडोजर चलता है या फिर उन्हीं के घरों पर चलता है। जो भी मतलब भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट जो भी काम करते हैं, अपराधी तबके के व्यक्ति हैं, उन पर वो बुलडोजर चलाते हैं। इसमें ना तो वो अगड़ा देखते, ना पिछड़ा देखते, ना मुस्लिम, ना कुछ भी देखते हैं। सबको मिला करके देखते हैं कि भाई कौन अपराधी छवि का है, कौन अच्छा काम नहीं कर रहा है, उस पर बुलडोजर वो चलवाते हैं। क्योंकि एक डर जो है वो बना रहता है अपराधियों के मन में भी, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके मन में भी, ये कहीं ना कहीं ऐसा हो जाए। वहीं कौन से बीजेपी बिहार में भी लाना चाहती थी लेकिन बहुत सफल हुए नहीं। तो ये कहानी अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है। दोनों डिप्टी सीएम की कुर्सी खतरे में है, ये मान के चलिए। दोनों एक तरफ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम, दूसरी तरफ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम, दोनों जो हैं वो चले गए हैं दिल्ली में, और दिल्ली में बैठक चल रहा है। फैसला क्या होगा इस पर हम देखेंगे, जो भी चर्चाएं होंगी उस पर बातचीत हम करेंगे। अच्छा, नीतीश ने क्या कुछ ऑफर ठुकरा दिया एनडीए का? नीति आयोग में शामिल नहीं हुए, और क्या ऑफर ठुकरा दिया उन्होंने? देखिए, ये विपक्ष इसे एक बहुत बड़ा मतलब कहें तो हमले के तौर पर इसे देखा जाए, हमला किया जा रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि नीतीश कुमार जो है वो जो बिहार को विशेष पैकेज मिला है उससे तो संतुष्ट हैं, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार को लेना प्रायोरिटी था, जदयू के लिए प्रायोरिटी था। जदयू ने एक अपना मैनिफेस्टो बनाया था। जब संजय झा जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अध्यक्ष जो है उनको चुना गया तो संजय झा को बनाया गया था। उस समय भी ये बात आई थी कि नहीं, जदयू का ये मांग है कि किसी भी कीमत पर विशेष राज्य का दर्जा मुझे मिलना चाहिए। हालांकि सीएम नीतीश कुमार जो है वो विशेष पैकेज से काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट है। विधानसभा के अंदर आपने देखा बाइट आया था उनका, जब पत्रकारों ने सवाल किया था तो काफी संतुष्ट थे। आप खुश हैं? हाँ, हम तो बिल्कुल संतुष्ट दिख रहे थे। ये विपक्ष जो है इसे हथकंडे के रूप में अपना रहा है, इसे घेरते इसलिए मजा आ रहा है क्योंकि विपक्ष चाहता है कि बीजेपी में नीतीश और मोदी में लड़ाई छिड़ती रहे। अच्छा रत्नेश, ये भी तो हो सकता है कि अभी वो विचार विमर्श करेंगे उस बजट पे जो भी आया है। नहीं, देखिए विचार विमर्श क्या करना है, एक बहुत बड़ी राशि बिहार को मिली है। अब वही राशि अगर पिछले कई सालों से ये राशि नहीं मिल रहा था, कम राशि था, 59,000 करोड़ रुपए की राशि बहुत बड़ी रकम होती है। और इसके अलावा 11,500 करोड़ रुपए जो है बाढ़ से निपटने के लिए दिया गया है, और ये एक बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो महाबोधि मंदिर या विष्णुपद मंदिर में कॉरिडोर बनाने की भी बातचीत की जा रही है। तो नीतीश कुमार के पास तो तीन बड़े योजना और तीन बड़े जो बातें हैं वो नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। तो असंतुष्ट नीतीश कुमार क्यों होंगे? उनकी तो संतुष्टि इस वजह से साफ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बिहार को विकास करना है। और जो नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में नहीं गए उसका कारण हमारे संपादक ने भी बताया कि उनका कारण ये था कि एक वरिष्ठ नेता थे जिनकी मृत्यु हो गई, असमय उनकी मृत्यु होती है। उनका जो अंत्येष्टि का कार्यक्रम था उसमें नीतीश कुमार को जाना था, चूंकि बेहद करीबी थे तो छोड़ के जाना भी उनके लिए उचित नहीं था। इस वजह से नीतीश कुमार नहीं गए। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो झारखंड में चुनाव है विधानसभा का, झारखंड के चुनाव पर भी नीतीश कुमार को फोकस करना है और झारखंड में चुनाव में अपना पार्टी को और मजबूत करना चाहते हैं। तो दिन भर ये मीटिंग और ये तमाम प्रक्रियाएं चलती रही, इस वजह से नीतीश कुमार नहीं गए। विपक्ष सिर्फ इसे लपक रहा है कि नीतीश और मोदी में एक कॉन्फ्लिक्ट हो, एक लड़ाई छिड़े, मौका नहीं भी होना है तो हो जाए, मतलब दबाव बनते रहे नीतीश कुमार पर, और जब नीतीश अलग हो तो मौके का फायदा उठाए और उन्हें एक बड़ा ऑफर देकर अपने तरफ बुला ले। हालांकि ये इस बात से आप निश्चिंत रहिए कि फिलहाल ऐसा कुछ बिहार की राजनीति में चल नहीं रहा है। चलेगा तो भारत लाइव आपको बताएगा। अच्छा, चिराग कल पटना आए थे, क्या कुछ उन्होंने बोल दिया? तो चिराग नीति आयोग के एक मेंबर हैं और बिहार से एक युवा चेहरा चिराग पासवान, जिनको एक बड़ा मौका दिया गया है, वो नीति आयोग में जो है वो एक युवा चेहरे के रूप में हैं। जब हमने सवाल किया कि भाई ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही हैं कि आप लोग उनको बोलने नहीं देते हैं, तो उन्होंने कहा कि बड़ा ताज्जुब की बात है कि ममता बनर्जी के हाथों में माइक का बटन रहता है,
और बोलने हम लोग नहीं दे रहे हैं। ममता बनर्जी को ही सब कुछ निर्धारित करना कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि वो लोग कुछ बात ही नहीं करना चाहते हैं। वो लोग चाहते ही नहीं कि देश में विकास हो, वो लोग चाहते ही नहीं कि उनके राज्य में विकास हो। नरेंद्र मोदी भी चाहते थे कि ममता बनर्जी की बातों को हम सुने। मोदी जी भी चाहते थे कि उनके पास क्या राय है, क्या सलाह है। विपक्ष का काम क्या है? आप सरकार को घेरना, सरकार जो नहीं कर रहा है उसके लिए वो ध्यान आकृष्ट कराना कि ये आपके क्षेत्र में नहीं हो रहा है, ऐसे आप करेंगे तो देश विकास करेगा। लेकिन चिराग पासवान जिस तरीके से एग्रेशन के साथ बोल रहे थे, चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर भी बोला। सदन में जब वो नहीं पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ये मतलब अमर्यादित है, अपने काम को सीरियसली ना लेना, जनता के सवाल को ना उठाना, ये एक संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह के काम को करना, ये मतलब गैर जिम्मेदाराना हरकत एक तरीके से। विधायक तो है नहीं, बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष है। नेता प्रतिपक्ष हैं तो नेता प्रतिपक्ष का काम भी यही होता है। और हमने भी आपने देखा कई बार ये बातें कही हैं कि भाई तेजस्वी यादव को पहुंचना चाहिए, अपने जनता की आवाज को उठाना चाहिए। सुनील सिंह के कांड के बावजूद वो नहीं पहुंचे। सुनील सिंह को क्यों रखेंगे? वो नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा अड़चन तो वही है। और सुनील सिंह को रखना मतलब नीतीश कुमार से बैर लेना। भविष्य में नीतीश आएंगे तभी तो सरकार में आएंगे और तभी तो डिप्टी सीएम कहलाएंगे। डिप्टी सीएम क्यों कहलाएंगे? नीतीश जब आएंगे उनके साथ तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, ये बात तो हम लोग भी कहेंगे। इस वजह से चाहते हैं कि कोई भी अड़चन जो है वो ना आए, ताकि भविष्य में हमारा डिप्टी सीएम का कुर्सी जो है वो सेफ रहना चाहिए। बोले सीएम बने ना बने, डिप्टी सीएम का कुर्सी सेफ होना चाहिए। तो ये तेजस्वी यादव के ऊपर चिराग पासवान ने बड़ा हमला किया और इस हमला से मुझे लगता है कि आरजेडी की तरफ से बयान जरूर आएगा। अगर आता है तो हम आपको बताएंगे। जब प्रशांत किशोर चर्चा में बने हुए, कल भी उनका एक कार्यक्रम था, इसमें उन्होंने क्या कुछ कहा? देखिए, प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में चर्चित हो गए हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने 243 सीट पर चुनाव लड़ने का और लड़ाने का वादा किया है और लगातार जन सुराज के माध्यम से वो एक एक दिग्गजों को बिहार में वो शामिल करा रहे हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, इस तस्वीर को देखिए। ये पूर्व आईपीएस हैं, मतलब आईपीएस हैं, ये पूर्व नहीं कह सकते हैं, आईपीएस, चूँकि अभी वीआरएस लेकर के ये आनंद मिश्रा इनका नाम है, बक्सर में ये चुनाव लड़े थे। इन्होंने आज जनसुराज का दामन थाम लिया है। रामबली चंद्रवंशी हैं, रामबली चंद्रवंशी को भी प्रशांत किशोर ने अपने खेमे में शामिल करा लिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये सिर्फ रामबली चंद्रवंशी ही नहीं है, इसके अलावा समाजवादी आंदोलन के पुरोधा समस्तीपुर के निवासी दुर्गा प्रसाद कुशवाहा, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, आरजेडी नेता मुनाजिर हसन, वरिष्ठ समाजवादी नेता मंगनी लाल मंडल की पुत्री डॉक्टर प्रियंका इस मंच से जुड़ गई हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी, भारतीय जनता पार्टी को भी, जदयू को भी प्रशांत किशोर ने झटका दिया है, दिग्गजों को शामिल करा रहे हैं। हालांकि शामिल कराकर इससे क्या फायदा होने वाला है ये अभी तक मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या प्रशांत किशोर जीत पाएंगे? क्या प्रशांत किशोर जिन व्यक्तियों को दे रहे हैं, मतलब मौका दे रहे हैं अपने पार्टी में, क्या उनको विधायक का टिकट वो देंगे? क्या वो लड़वाएंगे या फिर ऐसे ही ये मुहिम चल रहा है? ये आने वाला भविष्य तय करेगा प्रशांत किशोर क्या करेंगे। हालांकि जो लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीति और चुनाव लड़ने की एक महत्वाकांक्षा है उनके अंदर में और इस वजह से वो ज्वाइन कर रहे हैं। शायद ऐसा 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी का गठन करेंगे और पार्टी का नाम अनाउंसमेंट होगा। उस दिन देखते हैं कि क्या अनाउंसमेंट करते हैं, किन किन लोगों को मौका देते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने इतना समझ लीजिए बिहार के कई जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बिल्कुल उनको डैमेज उन्होंने कर दिया है, झटका दिया है। रामबली चंद्रवंशी एमएलसी रहे थे, उसके बाद मंगनी लाल मंडल की पुत्री को उन्होंने ज्वाइन करा दिया है। इसके साथ साथ जो पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, उनको ज्वाइनिंग करा दिया है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है। देखते हैं क्या कुछ होता है, प्रशांत किशोर क्या करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश। देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने रातों रात में चर्चा की। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।